ओके बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए शुरू करेंगे यहाँ पर नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपना। लास्ट क्लास में अपना AS फिनिश कर लिया था। टुडे विल बी स्टार्टिंग विद AS 22। क्या नाम है बेटा इसका? इसका नाम है बेटा अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन ऑन इनकम। बड़ा अजीब सा नाम है, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन ऑन इनकम AS 22। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि दिस AS इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अलग बात है कि CA इंटर लेवल पर बहुत ज्यादा डेप्थ में हम बात नहीं करेंगे, बट यस CA फाइनल में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो उसी वजह से इंस्टीट्यूट ने CA इंटर में भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डाल दिया कि कम से कम बेसिक तैयारी, बेसिक पढ़कर आओ आप, जिससे जब CA इंटर में आपके ऊपर हम अटैक करें तो आप अपने आप को बचा पाने में सक्षम हो। ठीक, थोड़े बहुत आपको बेसिक नॉलेज हो। तो यहां पर बहुत इन डेप्थ तो लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन यस दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। प्रैक्टिकल अप्रोच से भी, एग्जाम के लिए भी और CA फाइनल के लिए भी। ठीक, ऑल्दो यहां पर CA इंटर में बहुत ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज टच करेंगे हम वो सारे में से एग्जाम में पक्का पक्का क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, यहां से कोई डाउट ही नहीं है। AS 22 से कुछ ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड AS बन जाता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो इसलिए मेरे साथ साथ बहुत ध्यान से बस सुनेंगे। ठीक, फिर से वही काम करेंगे हम। पहले पूरे AS का ओवरव्यू दिमाग में सेट करूंगा आपके, क्या क्या चीज है, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या हम सीखने वाले हैं। फिर कुछ नोट्स बनवा दूंगा आपको मैं इसके। ठीक, और उसके बाद हम क्वेश्चंस की बात कर लेंगे। न्यूमेरिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक, तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा यहां पर अपना नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन ऑन इनकम। बेटा क्या समझ में आ रहा है? अकाउंटिंग करना सीखेंगे। अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्ड करना सीखेंगे। क्या? किस चीज की रिकॉर्डिंग, किस चीज की एंट्री मैं आपको बताने वाला हूं। जल्दी बताओ फटाफट से। सर टैक्सेस की। कौन से टैक्सेस? जो इनकम पर होने वाले हैं, यानी जब P&L बनाते हैं तो उसमें प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, उस टैक्स की अकाउंटिंग मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। सर ये तो हम आपको बता देंगे, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? देखना सर, ये तो अगर हम गलत नहीं है तो सर जरा बताना। ये तो कुछ ऐसे होता था, P&L है, P&L है, यहीं पर आ जाता था प्रोविजन फॉर टैक्स। बेटा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10 लाख का, और फिर नेट प्रॉफिट निकाल दिया करते थे लेट्स से 30 लाख का। बेटा कुछ ऐसे ही तो होता था। अरे बताओ फटाफट से। ठीक, कि यानी प्रोविजन यानी टैक्सेशन की जो इनकम के ऊपर टैक्स लगा, मान लेते हैं 33.1/3% टैक्स था, तो ये टैक्स बोलो बेटा, या छोड़ो परसेंट छोड़ो फिलहाल अभी, ये टैक्स लगा दिया मैंने और नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक, तो जरा बताना इस इनकम के ऊपर जो टैक्स लगाया उसकी एंट्री अकाउंटिंग आपने क्या की? जल्दी बताओ फटाफट से, एंट्री क्या हुई? अरे एंट्री बना के बताओ ना। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कितना? 10 लाख। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी फिर? प्रोविजन फॉर टैक्स 10 लाख, तो सरकार को पेमेंट करवा देंगे 10 लाख का। बेटा क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? आसान तो है। सर क्या मतलब आप क्या सिखाओगे? हमें समझ नहीं आ रहा, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं।
ये टैक्स की एंट्री में क्या रॉकेट साइंस है, कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट आया और इसको कई बार ऐसे भी लिखते थे हम, देखना जरा, कई बार ऐसे भी होता था थोड़ा सा और बड़े बच्चों वाले स्टाइल में कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40 लाख का है, लेस क्या करेंगे टैक्स 10 लाख का, क्या आ जाएगा 30 लाख का, जल्दी बोलो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेटा जब थोड़े बड़े हो गए थे तो ऐसा करना शुरू कर दिया था, बचपन में ये किया करते थे। बेटा बोलो वर्टिकल फॉर्मेट में, क्लियर है बात कि नहीं है? तो टॉपिक तो खत्म हो गया। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। इनकम ये थी 40 लाख, इस पर टैक्स लगाया 10 लाख, 30 लाख की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 10 लाख की अगर एंट्री वेंट्री पूछ रहे हो अलग से तो ये लो, ये एंट्री होगी। पीएनएल से 10 लाख चार्ज कर लिए और 10 लाख फिर सरकार को पेमेंट करा दिया। सर प्रॉब्लम नहीं, नई बात क्या है इसमें? नई बात आने वाली है एक। अब नई बात क्या है, ये जो पीएनएल मैंने बनाया था, ये बनाया था मेरे मुंशी जी ने। अब समझो प्रॉब्लम क्या आने वाली है। मेरे मुंशी जी ने बनाया पीएनएल, मुंशी जी ने निकाला प्रॉफिट 40 लाख का, 25% टैक्स था, 10 लाख निकालकर 30 लाख का नेट प्रॉफिट मेरे मुंशी जी ने बता दिया। अब जब मुंशी जी ने ये प्रॉफिट एंड लॉस भेजा महकमे में, सरकारी महकमे में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो क्या लगता है आपको, क्या डिपार्टमेंट ये प्रॉफिट मान लेगा? आपने इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे मुंशी जी ने जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, जो प्रॉफिट निकाला, उसे मान लेगा? नहीं मानेगा। याद करो, बड़े सारे खर्चे पीजीबीपी में जाकर डिसअलाउ हो जाते थे। मेरा मुंशी जी तो मान रहा है खर्चा है, खर्चा माइनस किया, प्रॉफिट निकाल दिया, इनकम टैक्स अरे क्या डाल दिया, ये कोई खर्चा वर्चा नहीं होता, हटाओ इसे, डिसअलाउड। होता है कि नहीं होता, जल्दी बोलो। मैंने डाला डेप्रीसिएशन एसएलएमडब्ल्यूडीवी के हिसाब से, डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, वो क्या डाल दिया ये? डिपार्टमेंट टैक्स कैसे, डेप्रीसिएशन कैसे लगाता है, बोलो? अरे पढ़ा हुआ था, ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, तो उसका डेप्रीसिएशन कुछ और आएगा। अरे हां बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? मैंने R&D के ऊपर खर्चा किया था, मैं तो उसे 5 साल में राइट ऑफ करूंगा डेप्रीसिएशन। डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, पूरा इस साल लगा दो डेप। बेटा क्या मेरा प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट एज पर मुंशी जी एंड प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं हुए? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये, इसके वजह से एएस बना है, इसके वजह से। तो आप इनकम टैक्स भी ना, पता है एएस डिफिकल्ट कब हो जाएगा, जब मैं इनकम टैक्स के प्रोविजंस घुसाना शुरू कर दूंगा। मैं लॉस ले आऊंगा, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ले आऊंगा, सेट ऑफ ले आऊंगा, वो सब करना नहीं है यहां पर हमें, वो फाइनल में करना है, लेकिन वो उतना ही डिफिकल्टी लेवल एएस की बढ़ती जाएगी। फिलहाल बिल्कुल रॉ समझते हैं। तो मैंने ये कहा, मेरे मुंशी जी ने जो पीएनएल बनाया और टैक्स निकाल दिया, जब यही पीएनएल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा और वो टैक्स निकालेंगे, तो वो इनकम चेंज होगी कि नहीं होगी? बोलो बेटा। देयर विल अराइज सर्टेन डिफरेंस बिटवीन इनकम एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड इनकम एज पर अकाउंटिंग, इनकम एज पर द अकाउंटेंट, एज पर द मुंशी जी। फर्क होगा कि नहीं होगा? बेटा पिक्चर दिमाग में क्लियर हो रही है? अब प्रॉब्लम क्या आने वाली है, इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर इनकम दोनों ने अलग अलग निकाल दी तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? मैं कुछ और बोल रहा हूं टैक्स, डिपार्टमेंट कुछ और बोलेगा, कम या ज्यादा हो सकता है। मैं बोल रहा हूं 10 लाख टैक्स देना है, डिपार्टमेंट बोलेगा ना जी ना, 12 लाख टैक्स देना है आपको।
या ना जी ना आपको 9 ही लाख टैक्स देना है। बोलो बेटा इनकम कम ज्यादा हो सकती है ना। मैंने डेप लगाया है R&D पर सिर्फ 5 लाख का, मैं 10 साल में राइट ऑफ करूंगा। वो कितना लगा रहे हैं? बोलो बेटा पूरा 100% लगा दे। बोलो बेटा R&D का खर्चा पूरा 100% अलाउड है ना फर्स्ट ईयर में ही, तो वो पूरा 50 लाख अलाउ कर देंगे। उनकी इनकम कम आएगी, मेरी इनकम ज्यादा आएगी, मेरा टैक्स ज्यादा आएगा, उनका टैक्स कम आएगा। क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? बोलो बेटा। मैं अभी एंट्री पेंट्री में लेकर नहीं जाऊंगा, परेशान हो जाओगे ना। मैं अभी टर्म्स में लेके जा रहा हूं, बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी एकदम वरना। तो आराम से दिमाग को टाइम दो अपने कॉन्सेप्ट को सेटल करने के लिए कि दिमाग में घुस जाए। अगर मैं टर्म्स में ले गया तो बहुत परेशान हो जाओगे, ठीक है? तो इसलिए बहुत आराम आराम से सुनते रहो। कॉम्प्लिकेटेड है, यस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यस पहले बता रहा हूं। वो इसलिए बता रहा हूं पहले कि आपका दिमाग ज्यादा अलर्ट रहे, कि आपको सब चीज आराम आराम से पकड़नी है, ठीक? फिर सुनो क्या कहा मैंने, फिर सुनो क्या कहा मैंने, इसको दिमाग में सेट करो अपने। ये मेरे मुंशी जी हैं, जो मुंशी जी, इन्होंने कहा सर जीपी था 200 लाख का, एक्सपेंसेस थे 20 लाख के, फिर एक और एक्सपेंस था 10 लाख का, और मेरे मुंशी जी ने प्रॉफिट निकाल दिया बिफोर टैक्स। कितना निकाला होगा बेटा? 170 लाख। बोलो बेटा क्लियर है बात? बोलते रहो वरना नींद आ जाएगी। अलर्ट रहोगे अगर फिगर्स के साथ साथ जोड़ के रखोगे अपने आप को, ठीक? मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट एएस है, थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर देगा बाद में अगर आप जुड़ के नहीं रहोगे मेरे साथ तो, ठीक? 170 लाख। अब यही जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरा पीएनएल बनाया तो बेटा वो क्या कह रहे हैं? ठीक है जी, जीपी आपका 200 लाख। अच्छा, पहला खर्चा आप बोल रहे हो 20 लाख का, और दूसरा खर्चा क्या बोल रहे हो आप? 10। जी हाँ 10 लाख। हम ना मानते इस खर्चे को, डिसअलाउड। होता है कि नहीं होता है? बोलो बेटा होता है कि नहीं होता है? बोला 10 लाख हम नहीं मानते खर्चे को। अब खर्चे के नाम बहुत सारे हो सकते हैं, आप दिमाग में अपने सेट कर लो, पता नहीं कौन सा खर्चा, ठीक? जो अकाउंटिंग में तो अलाउड था वहां पर डिसअलाउ हो गया था इनकम टैक्स में जाकर। बेटा क्लियर है? तो जरा बताओ यहां पर बताइए फटाफट से, कितना आ गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट? 180 लाख आ गया कि नहीं आया? दोनों की इनकम में फर्क आ गया, और ऑब्वियस सी बात है इनकम में फर्क आ गया तो टैक्स में भी फर्क आएगा। अज्यूमिंग द टैक्स रेट टू बी लेट्स से 40%, ठीक? लेट्स से 40% इज द टैक्स रेट। जरा बताना इस पर टैक्स कितना लगाओगे? 40%, जल्दी बताओ। 68 लाख का। और बेटा यहां पर ये टैक्स कितना बैठ रहा है डिपार्टमेंट के हिसाब से? एट द रेट ऑफ 40%, कितना? 72 लाख। बेटा ये भी ठीक है? ऐसी कॉमन सेंस पूछ रहा हूं, कॉमन सेंस। मुझे ये बताओ, मैं कह रहा हूं, मेरे मुंशी जी कह रहे हैं 68 लाख का टैक्स देना है, और डिपार्टमेंट बोल रहा है 72 लाख का टैक्स देना है। आपकी जान कैसे छूटेगी? 68 देना पड़ेगा या 72 देकर बात बनेगी? अरे बोलो ना भाई। मैं बोलूंगा भाई मेरे आपसे टैक्स रहा, मैं तो यही दूंगा, बस यही होगा क्या? और नहीं होगा भाई। डिपार्टमेंट आप कागजों में कुछ भी करते रहो, हमें क्या मतलब? हमने तो अपना इनकम टैक्स एक्ट लगा दिया, उसके प्रोविजन के मुताबिक ये मुनाफा है, ये टैक्स जमा करो। मेरी किताबें कितना बोल रही हैं? बोलो 68। डिपार्टमेंट कितना मांग रहा है? 72। देना कितना पड़ेगा? देना 72 पड़ेगा। बोलो बेटा मैंने कितना फालतू दिया? 4 लाख फालतू दिया। मेरी किताबें ये बोल रही थी मुझे 4 लाख का टैक्स फालतू देना पड़ गया, ठीक? मेरी किताबों के हिसाब से कोई बात नहीं,
4 लाख का जो मैंने फालतू टैक्स दिया आज, ये क्या हो गया मेरे लिए? ये क्या हो गया मेरे लिए? ये हो गया मेरा एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी हुई मेरी ये। मैंने 4 लाख का टैक्स फालतू दे दिया। मेरी किताबें बोल रही हैं इतना, टैक्स छोड़ो, मेरी किताबें बोल रही हैं इतना रेंट देना चाहिए था, मैंने ये रेंट दे दिया, तो बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा किताबों में या प्रीपेड रेंट आएगा? समझ में आई हिंदी की नहीं आई? ये परेशान करेगा, ये परेशान करेगा। मैं भी इसके टेक्निकल वर्ड में लेके नहीं आ रहा, इसे डेफर्ड टैक्स एसेट बोलते हैं, नहीं बोल रहा मैं अभी नहीं बोल रहा मैं कुछ भी, ठीक? मैं नहीं बोल रहा कि इसे छोड़ो। ये बात समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? मुझे एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा आज, जो मेरे हिसाब से फालतू दे दिया मैंने। क्लियर है बात? चलो ठीक है। और सुनिए, अब मैं ये बोल रहा हूं फिलहाल कि ये जो इनकम में, मैं इस टैक्स को फिलहाल उड़ा ही देता हूं यहां से, थोड़ी सी आगे की बात कर दी मैंने ये। चलो जी, ये जो इनकम में फर्क आ रहा है, ये फर्क आ सकता है, इतनी बात क्लियर है? बस यहां पे अभी मैं रोक रहा हूं, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? भूल जाओ टैक्स वैक्स। यस, देयर एग्जिस्ट सर्टेन रीजंस जिसके वजह से अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम एआई टीआई, समझ में आता है कि नहीं आता है? उन दोनों में फर्क हो सकता है, उन दोनों में फर्क हो सकता है, और उस फर्क को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे डिफरेंस। डिफरेंस, सुनो ध्यान से। अब ये क्या थी बेटा, इसको, ये आपको ऐसी चार्ट बनाना है समझने के लिए, बाद में मैं थोड़ा साफ साफ बना रहा हूं। इसे क्या कहा आपने? एआई। मैं एआई वर्ड ही यूज करूंगा आज के बाद, अकाउंटिंग इनकम यानी एआई। ये एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। और ये क्या है बेटा? अरे बोलो भाई, टैक्सेबल इनकम, टीआई। बोलते हुए शर्म आती है यार, पूछ लो कोई और बोल देगा। अब इन दोनों में फर्क हो सकता है, हाँ बोलो। और उस फर्क को क्या नाम दिया मैंने? इसे बोला मैंने डिफरेंस। और ये बात मैंने प्रूव कर दी कि यस, देयर एग्जिस्ट सर्टेन रीजंस जिनके वजह से अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में फर्क हो सकता है। और अब ये जो फर्क हैं, इसके कारण हो सकते हैं 2 प्रकार के। इट कैन बी टाइमिंग डिफरेंस और इट कैन बी परमानेंट डिफरेंस। समझा सकते हो कुछ? क्या इनकम टैक्स की जोड़ घटा करके बताओ क्या होगा? ये क्या लग रहा है आपको नाम से? ये सब नोट करना है अभी। टाइमिंग डिफरेंस होगा या होगा परमानेंट डिफरेंस। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से, कुछ समझ में आता है ये? अच्छा, फिर टेम्परेरी क्या है? जब हमने अकाउंट्स की बुक लगाई थी तब नहीं था, लेकिन जब इनकम टैक्स वाले थे तो तब आ गया था। फिर अच्छा गड़बड़ हो गया। मंथ वाइज, ईयर वाइज करते हैं, बट अगर हम जिसे 7-6 महीने के लिए ले रहे हैं, 6 महीने बीच में लिया है, तो हम 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगाते हैं। बट इनकम टैक्स में 180 डेज का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, फिर हाफ और फुल लगता है। फिर जमीनी बात समझो, इंपॉर्टेंट है। हम इस एएस में वैसे सिर्फ टाइमिंग डिफरेंसेस की बात करेंगे, परमानेंट डिफरेंस की बात नहीं करेंगे। लेकिन समझिए हुआ क्या, थोड़ा सा हट गए वहां से, अब दोबारा आ गए। देखिए ध्यान से, मैंने एक एसेट खरीदी, लेट्स से 5 लाख की,
और नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। लेट्स टेक सम एग्जांपल। आपने किया एक्सपेंडिचर ऑन R&D, लेट्स से 2 लाख रुपए, ठीक है। बोलो बेटा, खर्चा किया आपने R&D के ऊपर 2 लाख रुपए। अब अकाउंट्स में तो क्या किया आपने तय, अकाउंटिंग इनकम के लिए AI के लिए आपने तय किया इस खर्चे के बारे में। मुंशी जी कह रहे हैं कि जी हम तो इसे लेट्स से 60% फर्स्ट, ये मनगढ़ंत कहानी है मेरी, ये वैसे तो हमें राइट ऑफ इक्वली करना चाहिए 4-5 साल में, लेकिन मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूं छोटी सी एक, जिससे ज्यादा लंबा मुझे क्वेश्चन ना खींचना पड़े। सुनो, तो मुंशी जी ने क्या तय किया कि फर्स्ट ईयर हम इसे 60% राइट ऑफ करेंगे और सेकंड ईयर इसे हम 40% राइट ऑफ करेंगे। लेकिन टैक्सेबल इनकम के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, जल्दी बोलो बेटा, तो पता ही है आपको, 100% फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ होगा। बेटा यस, ये तो दिख रहा है मुझे कि 2 साल की इनकम में प्रभाव पड़ेगा, डिफरेंस आएगा। दिखना शुरू हो गया कि नहीं हुआ? अरे बोलो, यहां पर अकाउंटिंग इनकम 2 साल की कुछ और आएगी, टैक्सेबल इनकम कुछ और आएगी, कम या ज्यादा, ठीक है। आओ बनाकर देखते हैं, जरा अकाउंटिंग इनकम का P&L बनवाइए फर्स्ट ईयर का, अज्यूमिंग GP टू बी 2 लाख था ये, 10 लाख। बताना बेटा एक्सपेंडिचर कितना लिखोगे यहां पर, जल्दी बोलो फटाफट से, बोलो बेटा। 1.2 लाख लिखोगे और नेट प्रॉफिट कितना निकालोगे बेटा, बताओ ना, ठीक है बात। ये बनाना जरा सेकंड ईयर का P&L, सेकंड ईयर का P&L बनाइए फटाफट से। बताओ जरा GP कितना, फिर से मान लेते हैं 10 लाख, और एक्सपेंसेस कितने बुक करोगे इस बार, 0.8 लाख। नेट प्रॉफिट कितना बताओगे, 9.2 लाख। बेटा हाँ बोलते जाओ, ठीक है। अच्छा, अब ये बताना जरा, यहां पर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो ये अपना P&L फर्स्ट ईयर का कैसे बनाएगा, बाय GP कितना, 10 लाख। एक्सपेंडिचर ऑन R&D कितना, पूरा 2 लाख प्रोवाइड कर देगा, और नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 8 लाख का। जरा P&L बनवाना सेकंड ईयर में, अरे बोलो, GP 10 लाख, NP कितना, बोलो बेटा 10 लाख। आप देख रहे हो गजब बात क्या हो गई, यहां पर 2 साल का NP कितना है टोटल, जरा बताना, 8.8 प्लस 9.92, 18 लाख हुआ कि नहीं हुआ? और यहां पर टोटल NP कितना है, 8 लाख प्लस 10 लाख, कितना? बेटा क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, ये बताओ। अब कुछ कहना चाहोगे इससे, क्या है ये, टाइमिंग डिफरेंस। पहले ईयर की इनकम बताओ क्या थी, 8 पॉइंट, यहां कितनी थी, 8 लाख। 2 लाख का फर्क आ गया, कोई बात नहीं, आ गया तो कोई बात नहीं आ गया तो आने वाले ईयर्स में रिवर्स हो जाएगा। हाँ बोलो, टाइमिंग डिफरेंस है। टाइम ये ऐसा रीजन है जो आने वाले साल में रिवर्स हो जाएगा, कम का ज्यादा, ज्यादा कम, सब सेट ऑफ। अगले साल देखो, अगले साल की इनकम क्या है, 9 पॉइंट, यहां कितनी है, 10 लाख। कम हो गई कि नहीं हो गई, सॉरी ये बढ़ गई कि नहीं बढ़ी, कितने से, वापस सब कुछ स्क्वायर ऑफ है, बराबर हो गया कि नहीं हुआ? हाँ बोलो। तो यानी टाइमिंग डिफरेंस का मतलब है ऐसे डिफरेंसेस अकाउंटिंग और टैक्सेबल इनकम में जो सूनर और लेटर
बराबर हो जाएंगे, स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। बोलो बेटा, अब परमानेंट डिफरेंस क्या होगा? अब ये एग्जाम्पल बताओ, अब तो बता दो परमानेंट क्या होगा, जो कभी रिवर्स नहीं होगा। जैसे मैंने खर्चा डाल दिया, आज मैंने खर्चा डाल दिया अकाउंटिंग किताबों में कि दान दिया हमने, एग्जाम्पल दान दिया हमने, ग्रांट दी हमने, या सॉरी डोनेशन दी हमने 1 लाख की, खर्चे कम हो गए, खर्चे बढ़ गए मेरे, प्रॉफिट कम हो गया, डिपार्टमेंट को बोला अजी ये क्या होता है, चंदा वंदा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ, कुछ नहीं मिलेगा इसका। हाँ 80G वाली होती अगर तो अलग बात थी। बोलो बेटा ये फर्जी हैं, इन सबको हम नहीं मानते, हटाओ इन्हें यहां से। अब एक बात बताओ, आज जो चंदा दिया मैंने और इनकम टैक्स ने उसे हटा दिया, क्या कल को मान लेंगे? ये तो एक ऐसा डिफरेंस है जो हमेशा के लिए क्रिएट हो गया। हाँ बताओ, ये तो कभी रिवर्स होगा ही नहीं, ये कभी बैलेंस नहीं होगा, ये तो आज भी है और भविष्य में भी बना रहेगा। क्लियर है बात? तो हम किससे डील करेंगे? सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस से। अब सुनो, टाइमिंग डिफरेंस में क्या हुआ, टाइमिंग डिफरेंस में क्या हुआ, थोड़ा सा और स्टोरी सुनो यहीं पर ही। अब ऑल्दो मैं उसमें लेके नहीं जा रहा आपको, लेकिन थोड़ा सा हिंट के लिए बार बार टैक्स की बात भी कर रहा हूं, क्योंकि सीखना तो टैक्सेस ऑन इनकम ही है हमें। यहां बताना फर्स्ट ईयर का टैक्स क्या बैठेगा बेटा, बताओ बेटा। लेट द टैक्स रेट बी 20% मान लेते हैं, चलो बताओ। टैक्स एट द रेट ऑफ 20% कितना बैठेगा? 1 लाख। अच्छा यहां कितना बैठेगा? ईयर 2 का टैक्स यही सेम रेट से मान लेते हैं 1.84 लाख। बोलो बेटा, टैक्स वाले मुंशी जी तो ये बोल रहे हैं, टैक्स वाले क्या मांग रहे हैं टैक्स हमसे? 1.6। ये मांग रहे हैं ईयर 1 का टैक्स मुझसे 20% के हिसाब से 1. और यहां कितना मांग रहे थे ये टैक्स? 20% के हिसाब से 2 लाख का। ये एक्चुअल में यही पोजीशन मुझे बस डिस्कस करनी है, लेकिन धीरे धीरे मैं बढ़ के चल रहा हूं आपके साथ। नाम में इंट्रोड्यूस कर नहीं रहा कुछ भी, अभी सिंपल देसी भाषा में बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की। मुझे बताओ फर्स्ट ईयर में मैं अकाउंटिंग कैसे करूंगा? एंट्री बताओ मुझे फर्स्ट ईयर की मेरी, बताओ फटाफट से। मैं पीएनएल से ये चार्ज करूंगा अपने 1.76 लाख। वो कितना मांग रहे हैं? अरे वो तो कमी मांग रहे हैं, कमी मांग रहे हैं, तो मैं टैक्स कितना पे करूंगा? 1.6 पे करूंगा। और बाकी क्या है? बाकी मेरे ऊपर लायबिलिटी रह गई। सोचो सोचो, ये टैक्स कल को देना पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस है। आज बेशक ये बनता था, मैं ये देकर छूट जाऊंगा, लेकिन दिमाग में है मेरे कि ये टाइमिंग डिफरेंस था, कल को अराइज होगा, कल को अराइज होगा। तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि नहीं हो गई? एक आज की एंट्री बताओ फटाफट से। पीएनएल डेबिट कितना? 1.76। 2 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कितना? 1.6 लाख। 2 लायबिलिटी। क्लियर है बात? अभी नामों पे नहीं जा रहा मैं बिल्कुल भी, अभी मैं कोई नाम नहीं ले रहा आपको टेक्निकल कि किसको क्या बोलते हैं। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? बेटा हाँ बोलो। अच्छा दूसरे साल की एंट्री बताना जरा। मैं बोल रहा हूं ये देने चाहिए, डिपार्टमेंट ये मांग रहा है, मुझे पता ही था ये होना है, ये दिन देखना पड़ेगा, मुझे मालूम था। एंट्री बताओ। पीएनएल डेबिट 1.84। बोलो बेटा। टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 2 लाख। बेटा हाँ बोलो। और जो डिफरेंस है वो जो लायबिलिटी क्रिएट की हुई थी वही रिवर्स कर दूं कि नहीं करूं? अब बेटा क्लियर हो रही है बात? बस खत्म है, बस खत्म है, ये ही करना है, बस इतना करना है। अभी मैं नाम वाम लॉन्च करूंगा, नए नई टर्म्स लॉन्च करूंगा थोड़ी सी, ठीक है, उनके परिप्रेक्ष्य में एंट्रियां सीखेंगे, है बस इतना ही,
है बस इतना ही कि टाइमिंग डिफरेंस अगर है, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में जो फर्क आ रहा है, इफ दैट डिफरेंस इज ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, तो उस केस में क्या करिएगा। चलो थोड़े से नाम ले दूं मैं आपके सामने, कहो तो अब ठीक, थोड़े नाम भी ले लेते हैं हाथ के हाथ। नाउ ये जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया एज पर द अकाउंटिंग इनकम, इसे तो कहते हैं टैक्स एक्सपेंस। क्या कहेंगे इसे? टैक्स एक्सपेंस। और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है इसे क्या कहेंगे? करंट टैक्स। क्या कहेंगे इसे? करंट टैक्स। ठीक, इसे करंट टैक्स दिया नाम AS 22 ने। और ये क्या है बेटा? टैक्स एक्सपेंस, मेरा खर्चा जो है अकाउंटिंग के हिसाब से जो टैक्स एक्सपेंस है। आओ जरा थोड़ी सी एंट्री और लॉन्च कर दूं आपके सामने। एंट्री और लॉन्च कर रहा हूं, ध्यान से देखना इसको, बस खत्म है AS। ईयर 1 बेटा क्या बताया था आपने? एंट्री बताई थी आपने, P&L डेबिट। हाउ मच? P&L डेबिट कितना आएगा बेटा? 1.76। ये क्या आएगा यहां पर? ये यहां पर क्या लिखोगे हमेशा? अरे बोलो क्या लिखोगे? टैक्स एक्सपेंस लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अच्छा, टू बोलो बेटा, टू करंट टैक्स, करंट टैक्स, या टू बैंक कर दो। बैंक अगर पेमेंट कर दिया तो कितना पेमेंट किया आपने? 1.6 लाख। बोलो बेटा ठीक है। और साथ में एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, कितने की? 0.16 लाख की। जरा हिंदी करो, इस लायबिलिटी का मतलब क्या है? 0.16 लाख का हिंदी में बोल के बताओ भाई। मेरे हिसाब से टैक्स बन रहा है 1.76 का, डिपार्टमेंट मांग रहा है 1.6, तो मेरी इनकम हो गई बल्ले बल्ले। क्या मैं खुशी मनाऊं? और नहीं भाई नहीं, ये आज जरूर कम ज्यादा है, कल को रिवर्स हो जाएगा, देना पड़ेगा। खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, पेमेंट नहीं किया आपने अभी इसका लायबिलिटी। बोलो बेटा क्या करेंगे? टू लायबिलिटी, नाम देना पड़ेगा इसका, नाम क्या नाम दे दें? 1.16 लाख की लायबिलिटी है तो लायबिलिटी फॉर टैक्स नाम दे दूं? नहीं ठीक नहीं है। प्रीपोन्ड लायबिलिटी नहीं, ये भी ठीक। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, समझ में आई बात आपको? बोलो बेटा क्या नाम देंगे इसका? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है बात? ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, DTL के नाम से भी बुलाएंगे। क्या बोलिएगा इसे? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, DTL। आई होप बात समझ में आती है ये। बेटा बोलो फटाफट से। ठीक, तो DTL का मतलब क्या हो गया? कब अराइज होगी? अब जो AS में लिखा हुआ है वो राइज कब होगी? इफ द अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन द टैक्सेबल इनकम। वो सब रटने वाली बातें हैं, हमें जरूरत क्या है? हमें जरूरत क्या रटने की भाई? वहां लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हो जाए तो डायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी, ऐसा हो जाए तो डायरेक्ट टैक्स एसेट क्रिएट होगी। जी काय को देखना है सब? हम तो मुंशी आदमी हैं। एंट्री सबसे बढ़िया चीजें हैं समझने के लिए। बेटा क्लियर है? वैसे फिर भी अगर मैं बोलूं AS की भाषा, तो इफ द अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम इट विल गिव राइज टू डायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी। बेटा डायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। जरा ईयर 2 बताओ। ईयर 2 यहां कर लें। लो बेटा ईयर 2 क्या एंट्री होगी जल्दी बताओ बेटा? P&L डेबिट। करंट ईयर का टैक्स एक्सपेंस कितना है? क्या चीज होती है ये? ये होता है टैक्स एक्सपेंस। अच्छा, टू करंट टैक्स या टू बैंक भी हो सकता है। टू करंट टैक्स, जल्दी बोलो कितना? 2 लाख का। 2 लाख। ओहो देखा, मैंने कहता था। आज आपने P&L से चार्ज किया 1.84,
सरकार डिपार्टमेंट कितना मांग रहा है? 2 लाख कहां से लाओगे? वो जो लायबिलिटी क्रिएट की हुई थी, याद आ रहा है बेटा? क्या करेंगे एंट्री अब यानी ये फिलहाल, यानी उसको भूल जाओ, पहले इसको देखो बस। 2 लाख टैक्स मांग रहा है डिपार्टमेंट। मेरे हिसाब से 1.84 का टैक्स बनता है, यानी मुझे कितना फालतू देना पड़ेगा? 0.16 लाख एडवांस टैक्स देना पड़ा। अगर मैं यहां की बात करूं, बोलो बेटा, तो इसे नाम दें, इसे नाम दे देते हैं एडवांस टैक्स। नहीं, एडवांस टैक्स कुछ और होता है, तो टैक्स पेड इन एडवांस नहीं, डेफर्ड टैक्स एसेट। बोलो बेटा, इसे क्या नाम दीजिएगा? डेफर्ड टैक्स एसेट। क्या हो गया ये? डेफर्ड टैक्स एसेट। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे इसे? DTA। अब बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया क्या कुछ? ये 1.6, ये गलत आ रहा है भाई, 0.16 आया। हाँ, कहाँ गलती हुई है? अच्छा ठीक तो है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी और DTA आ गया। बैलेंस शीट में नेट मिलाकर सेट ऑफ हो जाएगा। दोनों चीज बैलेंस शीट में एक साथ नहीं आ सकती। DTA और DTL दोनों नहीं मिलेगा देखने को, कोई एक चीज देखने को मिलेगी। आई होप बात समझ में आ गई सारी है। बेटा बोलो फटाफट से, ठीक है बेटा बताओ। अच्छा जरा एक बात बताओ फटाफट से, अब मुझे आपको नोट कराना है। कहाँ से शुरू करोगे नोट करना? पहले तो एक काम करो, इस सब को नोट करो वहां पर। नहीं, चलो नोट कर लो उसे। इसके बाद जगह छोड़ देना, लिखवाना है कुछ मुझे टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस के बारे में। 2-4 लाइन छोड़ देना इसके बाद। पहले नोट करो उसे। तो सब काम शुरू हो गया आपका। मैंने AS लॉन्च कर दिया यहाँ पर। सारी बातें मेनली आपको ओवरव्यू दे दिया क्या है पूरा AS में। कुछ बातें और होंगी, लिखवा दूंगा, बस वो कंसोलिडेट हो जाएंगी। लेकिन वो AS की भाषा ज़्यादा है, हमने कॉन्सेप्चुअली समझ ली चीज़ें। फटाफट से नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा।
हो गया, लो नोट करो एग्जाम्पल। अब ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये इतना आसान मिलेगा नहीं आपको एग्जाम में, ठीक। ये तो मैंने क्या किया है, सारी फिगर्स दे दी हैं आपको, इसलिए आप आराम से पीएनएल बनाकर आपने काम कर लिया इसमें। बट होगा क्या, समझाता हूँ मैं आपको। वहाँ सिर्फ ये बताएगा आपको कि फर्स्ट ईयर का R&D, जो R&D खर्चा था, ये फर्स्ट ईयर में इतना, सेकेंड ईयर में इतना, इनकम टैक्स में पूरा ये। तो आप बताओ डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी कितने की क्रिएट होगी। अभी तो आपने प्रॉफिट निकाल सीधा काम कर लिया, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। क्वेश्चन में कंटेंट कम होगा, सिर्फ बोलेगा ये खर्चे का डिफरेंस था, तो बताओ DTA क्रिएट होगा, DTL होगा और कितने में होगा। ये है हमारा मेन क्वेश्चन जो रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। फिलहाल आप लेकिन इसको नोट करो, इससे आपकी समझ थोड़ी वाइडर हो जाएगी। लो जी, पहले इसे नोट करो आप। इसको ऐसे ही नोट करिएगा पूरे डिटेल में सब चीज़ें, है ना, आसानी रहेगी। कि R&D पे खर्चा था, इस पर एक चीज़ नोट कर लो, टैक्स रेट हमारा 20% था। ये क्वेश्चन किया है मैंने, पहले इसको ऐसे नोट कर लो, अज्यूमिंग टैक्स रेट एट 20%। तो अकाउंटिंग इनकम बोलती है ऐसे साइट ऑफ करना है, टैक्सेबल इनकम बोलती है 100% करना है। तो ये P&L बनेंगे दोनों हिसाब से अलग अलग। ये प्रॉफिट सेम आ रहा है, लेकिन ईयर 1 और 2 का करंट टैक्स ये बनेगा, टैक्स एक्सपेंस ये बनेगा। पहले इतना नोट कर लो, चलो फिर एंट्रियों की बात ना बाद में कर लेंगे। ये लो, पहले इतना ही नोट कर लो, सिर्फ करो जी। ये एग्जाम्पल बहुत काम आएगा आपके बार बार कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करने के लिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक हो गए? तैयार हो गया। चलो आगे छोड़ दें यहाँ पर बस, और क्या।
बेटा कर लिया नोट सबने? ये लो पीएनएल और ये फिर 2 साल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। करो फटाफट से नोट्स को। ये एग्जाम्पल बहुत मदद करेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, आप सारी चीज़ विजुलाइज करके दिमाग में सेट करो कि किस चीज़ का कैसे कैसे कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है। ईयर 1 की एंट्री पहले लिखना, ईयर 2 की बाद में। मेरे पास तो जगह नहीं थी इसलिए मैंने बाद में लिखी है। गलत हो जाएगा। छोड़ो छोड़ो, मत छोड़ो 1 और 2 ही कर लो उसको। सारा एंट्री गलत करोगे, पहले सोचना था तो। चलो करो। मोस्ट रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये। जितने भी प्रैक्टिसिंग सीए हैं वो कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हो या ना करते हो, मतलब रेलिवेंट उनके लिए हो या ना हो सकता है क्लाइंट ने बोरोइंग्स नहीं ली तो AS 16 नहीं लगेगा, हो सकता है गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लिए तो AS 12 नहीं करना पड़ेगा, हो सकता है आपके क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं तो AS 13 अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? हो सकता है आपके क्लाइंट की कोई सब्सिडरी नहीं है, जॉइंट वेंचर नहीं है, एसोसिएट नहीं है तो AS 21, 23, 27 ना लगाने पड़ेंगे, लेकिन हर क्लाइंट को ये जरूर करना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए बेहद ज्यादा रेलिवेंट है AS 22 यहां पर। चलिए नोट कर लो बेटा। हो गया नोट सारा? बेटा बोलो हो गया नोट? एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मैं आपको छोटा सा, अब आप मुझे बताएंगे उसका जवाब। लिखने का एग्जाम्पल लिखो, चलो एग्जाम्पल एक। सिर्फ थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रहा हूं मैं आपको इस एग्जाम्पल से। डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स इज 40 लाख। डेप्रीसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स is let's say 100 lakh. Tax rate is let's suppose 40%. Calculate DTA/DTL as per AS 22। लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। अमाउंट बताना है। DTA डिटेल की अमाउंट निकाल के बताओ ना कितनी होगी जी। देखो थोड़ा लॉन्ग अप्रोच बताता हूं। एक तो क्या अप्रोच है, आप एक काम करो, इनकम हाइपोथेटिकली दिमाग में अज्यूम कर लो। मुझे पीएनएल, मेरे पीएनएल दिमाग में ज़्यादा चलता है क्योंकि, ठीक है, पहले तो ऐसा समझते हैं। लंबा अप्रोच है, टाइम लगेगा उसमें, बट वो सॉलिड आंसर पे पहुंच जाओगे आप। एक काम करते हैं, लेट द इनकम बी 150 लाख। ठीक, 150 लाख की इनकम मान लेते हैं। अब ये बताओ मुझे, नोट मत करना कुछ भी, मान लेते हैं कुछ देर के लिए अकाउंटिंग इनकम में पीएनएल बनाएंगे। ये इनकम मैंने अज्यूम कर ली। कितनी अज्यूम की है बेटा? 150 लाख। टैक्स कितना है अकाउंटिंग है? जल्दी बोलते जाओ, अरे बोलो भाई। 100 लाख। नेट प्रॉफिट कितना? 50 लाख। बोलो बेटा। 50 लाख पर टैक्स, क्या नाम था इस टैक्स का, भूल गया मैं, इसे क्या बोलते थे टैक्स को? हाँ, टैक्स एक्सपेंस कितना बेटा?
40% के हिसाब से, हाँ जी, हाँ जी, 20 लाख। अच्छा, अब टैक्सेशन वाले रिकॉर्ड्स क्या बोल रहे हैं मुझे? P&L जो कि था GP 150, सब विजुलाइज कर रहे हैं। ये मनगढ़ंत कहानियां हैं जो मैंने बुन ली अपने दिमाग में। टू डेप्रीसिएशन कितना, सब दिमाग में होना है। ये कितना इस बार, कितना था अकाउंटिंग टैक्स? 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए। तो जरा बताओ नेट प्रॉफिट कितना? 110 लाख। इस 110 लाख पर कितना होगा करंट टैक्स बोलते थे इसे? एट द रेट ऑफ 40%। हाउ मच? अब तो हिंदी कर दो कम से कम, ये सब दिमाग में करना है आपको, ये सब दिमाग में करना है आपको। बेटा कुछ बता रहे हो क्या मुझे? हाँ जी, DTL क्रिएट होगा या DTA क्रिएट होगा? सर मुझे समझ में आ नहीं रहा, एंट्री बना के देख लेते हैं, मैं वो समझ में आती है। तो एंट्री क्या होगी? P&L डेबिट 20 लाख, हाँ बोलो, टू करंट टैक्स 40 लाख। डिफरेंस कहाँ गया? ऊपर आ गया डेबिट साइड में, तो DTA क्रिएट हो गया 24 लाख। दैट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन आप एग्जाम में ऐसा कर नहीं सकते। ये 150 लाख कहां से लाया एग्जाम वाला पूछेगा, ठीक है ना? तो आपको बात करनी पड़ेगी थोड़ी सी इसकी टेक्निकली। ठीक, कैसे बात करेंगे सुनिए। अब मैं इसको, ये तो समझ में आ गया मुझे कि नहीं आया? ठीक है, एक काम करो, इसको भी नोट करो पहले तो। अप्रोच 1 करेंगे नहीं इसको, लेकिन दिमाग में ये हमेशा कंफर्टेबल है मेरे लिए आंसर तक पहुंचने के लिए। और फिर हम लिख तो कुछ भी देंगे ऊपर नीचे करके, आंसर अगर हमें पता है तो। ठीक, लिख लो इसे। तो एंट्री क्या होगी, मैं इसलिए यहीं से लेके आ रहा हूं आपको। एएस ने जो बताया वो सब नहीं बता रहा मैं कि ऐसे ऐसे कर लो, अकाउंटिंग इनकम, टैक्सेबल इनकम कंपेयर करो, ये मिलेगा वो मिलेगा, वो सब फंस जाओगे आप, दिमाग आपका स्टक हो जाएगा। देसी भाषा में बिल्कुल सरल शब्दों में समझ रहे हैं। तो P&L डेबिट 20 लाख टू करंट टैक्स 44 लाख, और यहां डेबिट कर देंगे डेफर्ड टैक्स एसेट 24 लाख। भैया मैं तो एंट्री सबसे अच्छा समझ में आता है, तो आंसर तक तो मैं पहुंच गया। लेकिन ये लिख के नहीं आना, ये दिमाग में करना है। बेटा क्लियर है बात ये? आओ अब देखते हैं एग्जाम में क्या लिखोगे आप। ठीक, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, ये दिमाग में आपको ऐसे ही करना है, दिमाग में ये छपा होना चाहिए। लिखोगे आप वो भाषा जो एएस कह रहा है। अब ठीक, सुनिए क्या लिखेंगे। अब आप कुछ ऐसे लिखो इसका आंसर। सॉल्यूशन वैसे तो डेप्रीसिएशन एज पर अकाउंटिंग कितना था बेटा? ये 100 लाख। डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स कितना? 40 लाख। ये क्या आ गया बेटा?
डिफरेंस इन इनकम आएगी 60 लाख। बेटा क्लियर है बात? क्लियर है बात? आपके दिमाग में दिख रहा है पीएनएल? बोलो बेटा, 60 लाख डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैंने यहां तक का काम सॉल्व कर दिया। ठीक बेटा बोलो। अच्छा अब ये बताओ यहां पर डिफरेंस इन टैक्स कितना आएगा एट द रेट ऑफ 40%? 24 लाख। बोलो। अब प्रॉब्लम अराइज होगी। अगर दिमाग में ये सेट नहीं है ना तो मैं आपको लिखवाऊंगा कि अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है तो ऐसा कर लेना, टैक्स एक्सपेंस ज्यादा है तो वैसा कर लेना। ठीक, आपको एक बात तो क्लियर है बिल्कुल? जल्दी बताओ क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? जल्दी बोलो कि 24 लाख की क्या आने वाली है? डेफर्ड टैक्स। अरे बोलो ना भाई, डीटी आने वाली है। बस आप क्या करोगे यहां पर, अब लिखोगे सिंस ये क्या था हमारा, टैक्स एक्सपेंस इज लेस देन करंट टैक्स, this implies deferred टैक्स एसेट आ जाएगी, यानी डीटीए बनेगा कितना बेटा? 40% ऑफ 60 लाख 24 लाख रुपए। दैट्स इट। ये आपको एग्जाम में करके आना है 4 नंबर के लिए या 6 नंबर का जो भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं इसको मत फॉलो करना, दिमाग में यही चलना चाहिए। सोचो अगर इनकम टैक्स का डेप ज्यादा होता, ठीक, मान लो फिगर्स उल्टी होती तो भी तो 60 लाख आता है यहां पर, तो भी तो ये डेफर्ड टैक्स 24 लाख बनता। ये कैसे तय करोगे कि ये एसेट है या लायबिलिटी है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? घूमते रह जाओगे, प्लस हो तो ऐसा कर लेना, माइनस हो तो ऐसा कर लेना। गलती इसी में करोगे। 24 लाख तो सब निकाल लेंगे, ये नहीं तय कर पाओगे कि ये एसेट है या लायबिलिटी है। अभी तो एक ही पॉइंट है, मैं तो और पॉइंट लेकर आऊंगा अभी। ठीक, तो आपका तरीका यही है, दिमाग में ये पीएनएल बनने चाहिए, दिमाग में बनाने नहीं है एक्चुअल में कि भाई मान लेते हैं 200 लाख की इनकम है, ये घटेगा तो यहां पर ये इनकम आएगी, यहां इनकम ये आएगी, यहां टैक्स इतना आएगा, यहां इतना आएगा। एंट्री दिमाग में पीएनएल डेबिट टू डेफर्ड टैक्स टू करंट टैक्स, डिफरेंस कहां आ रहा है? एसेट या लायबिलिटी, लिख लो उसे। ठीक है, अब ये काम करना शुरू कर दो। दिखावे के लिए है बस, ये फैंसी आंसर है, ये फैंसी आंसर है। वो एग्जामिनर तो आपको बस ये पढ़ेगा, अच्छा डिफरेंस निकाल दिया, ये निकाल दिया, इसे डीटीए कह दिया, ठीक है। ठीक बेटा बोलो, ठीक है ना? चलो नोट कर लो इसे, नोट कर लो। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5, आप मुझे जो दिमाग में काम चलेगा आपके, वो लिख के भी दिखाओगे पहले। ठीक, करिए 5। अल्ट्रा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेप्रीसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स 4 लाख, डेप्रीसिएशन एज पर टैक्स रिकॉर्ड 10 लाख, अनअमोर्टाइज्ड, हिंदी करोगे इसकी आप मेरे लिए, अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स। हिंदी करो क्या है ये? हिंदी करो क्या है ये? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकम टैक्स वालों ने अमोर्टाइज करने से मना कर दिया, यही तो है। अरे बोलो, तो क्या ये 2 पीएनएल बना पाओगे क्या? इनकम एज्यूम कर लो, डेप्रीसिएशन आ गया, यहां क्या लिखोगे? बोलो बेटा, ठीक है, इसकी इनकम नहीं आ जाएगी, यहां क्या लिखोगे? प्रॉफिट, यही डेप्रीसिएशन इनकम टैक्स वाला।
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, नया प्रॉफिट, नया टैक्स, टैक्स एक्सपेंस, एंट्री पास कर लो, डीटी है डीटीएल निकल जाएगा। और फिर ये कहानियां लिख देना यहां पर फालतू की फर्जी फैंसी आंसर। क्या लिखोगे यहां पर बताओ जरा, यहां क्या लिखोगे? यहां लिखोगे डेप्रीसिएशन एज पर एक्सपेंसेस एज पर अकाउंटिंग, कितना एक्सपेंसेस एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड 4,30,000। बोलो बेटा, एक्सपेंसेस एज पर इनकम टैक्स 10 लाख। डिफरेंस इन इनकम कितनी हो जाएगी, वो आ जाएगी इससे। बोलो, टैक्स लगा दोगे, ये पता ये लिखना क्या है, उसी को जोड़ घटा करके फैब्रिकेट करके आंसर तैयार हो जाएगा, होगा उसके बेसिस पर ही, दिमाग वहीं चलेगा। यहां से मत चलाना दिमाग, और बल्कि मैं कहता हूं एग्जाम में लिख दो इसे भी, कोई आफत ना आ रही है वर्किंग नोट में, ठीक है, लिख दो, दिमाग भी छोड़ो, लिख ही दो उसे, करो फटाफट से। अच्छा कर लोगे क्या, छोड़ दूं आपके लिए, हो जाएगा ना ये। 5th क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम है, फर्स्ट और 5th दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो एक बार अपने आप, है ना, ट्राई करो, कराऊंगा मैं ही सारे क्वेश्चन, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। 3 भी ट्राई करो एक बार, पढ़ के आओ कम से कम, ठीक है। चलो इतना करो आज, इसके आगे शुरू कर चढ़ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पर सेटल हो जाए दिमाग में इतनी बातें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एएस, वरना स्टडी मटेरियल में जो लिखा हुआ है वो नहीं फॉलो करेंगे बहुत ज़्यादा। स्टडी मटेरियल पता क्या किया हुआ है, प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने बस ये लिखा हुआ है, ये रहा, ये एज पर रिकॉर्ड इतना इतना, डिफरेंस इनकम इतना, टैक्स ये लगेगा, अब ये ऐसा ऐसा है तो ये ऐसा ऐसा है तो ये डीटीए है, पक्का कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो क्वेश्चन अभी दिया है मैंने, ये कर नहीं सकते आप, होगा ही नहीं ये अगर इसके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो, ठीक। वो क्लैरिटी जो है थॉट्स की, ओपिनियन की, वो यहीं से आएगी, ठीक। तो इसे बनाओ पहले हर क्वेश्चन में, फिर यहां पहुंचोगे। इंपॉर्टेंट एएस है, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का मिलेगा, 4 नंबर 6 नंबर का, ठीक है। चलो आज की चर्चा समाप्त यहीं पर, धन्यवाद, बाय बाय।